हे गाइस, मैं हूँ आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम चर्चा करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में। हमने जो पिछली वीडियो है उनमें पढ़ा था कि प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों के संबंध में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारी पुस्तकों के संदर्भ में भी चर्चा की थी। उसी के संदर्भ में अब हम आगे बढ़ते हुए विदेशी यात्रियों के जो विवरण हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इब्न बतूता, उसके बाद मेगास्थनीज के बारे में भी चर्चा की थी। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो इत्सिंग के बारे में करने वाले हैं। जो इतिहासकार इत्सिंग थे, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो हम पढ़ेंगे। देखिए, इत्सिंग जो थे जब भारत आए और भारत से जाते हैं वापस चीन के लिए, तो दोनों ही बार, ठीक है, ये समुद्री मार्ग से आए थे और समुद्री मार्ग से ही वापस जो ताम्र लिपि, ये जिस उद्देश्य से आए थे, बौद्धों के अवशेषों को देखने ये आए थे। और उसी के बाद ये क्या करते हैं, भारत से बौद्धों के अवशेषों का संग्रह करते हैं, बहुत सारी किताबों का अनुवाद करते हैं। कई बौद्ध जो भिक्षु थे उनके जो व्याख्यात्मक आख्यान थे उनको भी लिखते हैं। तो इनका जो उद्देश्य था भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित बातें, उनका ज्ञान, उनका अनुवाद लेकर चीन जाना था। तो इसीलिए आते हैं और इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के पश्चात ये लौट भी जाते हैं। देखिए, यह समुद्री मार्ग से क्या है, भारत आए थे और समुद्री मार्ग से ही वापस भी चले गए थे। इनका आने का जो टाइम है वो 671 से 75 के मध्य में है, ठीक है। इस काल के दौरान ये भारत आए थे और इन्होंने नालंदा में, कहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्ष तक क्या किया था, अध्ययन किया और 400 ग्रंथों का क्या किया, अनुवाद किया, ठीक है। संस्कृत की जो ग्रंथ थे, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पर संस्कृत भाषा का प्रचलन था, तो इन्होंने 400 ग्रंथों का क्या किया, अनुवाद किया, ठीक है। इनकी जो पुस्तक थी, कौन सी पुस्तक, उसका ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है। इनकी जो पुस्तक थी उसका ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन नाम से क्या किया गया, अनुवाद किया गया। किसके द्वारा किया गया, तक्कुस के द्वारा किया गया, ठीक है। याद रखना है, इनकी पुस्तक का जो अनुवाद है ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, इसका अनुवाद किया था तक्कुस ने। उसमें इन्होंने सब कुछ लिखा है। इन्होंने उसके साथ साथ 56 बौद्ध यात्रियों का भी क्या दिया है, संक्षिप्त वर्णन दिया है, उनके व्याख्यानों का उल्लेख किया है, ठीक है। तो ये इनके बारे में एक छोटा सा विवरण था। नालंदा में 10 वर्ष तक ये अध्ययन करते हैं, रहते हैं, 400 ग्रंथों का अनुवाद करते हैं। इनकी पुस्तक का ए रिलीज ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन के नाम से क्या किया गया, अनुवाद किया गया तक्कुस के द्वारा। और ये इसके बाद जब अपना काम पूरा कर लेते हैं तो वापस लौट जाते हैं चीन, और फिर वहाँ जाकर ये पूरे जितनी भी चीज़ें ले जाते हैं वो वहाँ पर इनका वापस से अनुवाद किया जाता है नए सिरे से, और उसको वहाँ की जो सांस्कृतिक माहौल होता है, वहाँ के जो धार्मिक आख्यान होते हैं, वहाँ इनका विवरण होता है और बड़े स्तर पर बौद्ध धर्म का क्या होता है, प्रचार प्रसार होता है। ये थे इत्सिंग। आगे देखिए, इसमें आगे देखिए, अब जो नेक्स्ट राइटर है वह चर्चा करते हैं अल मसूदी के बारे में, ठीक है। अल मसूदी के बारे में चर्चा करें तो इसे क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अरब का हेरोडोटस, ठीक है। इसकी जो पुस्तक है मुरुजुज जहब, क्या नाम है इसकी किताब का, मुरुजुज जहब इसकी क्या है, किताब है, ठीक है। इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, यात्रा वृत्तांत के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में। ये जो है 10वीं सदी में भारत आया था। कब आया था ये भारत, 10वीं सदी में क्या भारत आता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसके समय आता है, कौन था शासक, तो ये जो आता है वो आया था महिपाल के समय, ठीक है। किसके समय आया था, महिपाल के समय आया था। उस समय जो संघर्ष चल रहा था अरबों और प्रतिहारों के मध्य में, तो कहते, ये बताते हैं कि जब भी
अरबों को भय होता था प्रतिहारों से, तो वो क्या करते थे, तो जब भी अरबों को प्रतिहारों के आक्रमण का भय होता था तो वो क्या करते थे, सूर्य मंदिर को तोड़ने का क्या दिखाते थे, भय दिखाते थे। कि वो ये कहते थे कि अगर तुमने हम पर आक्रमण किया तो हम आक्रमण में भले ही जीते ना जीते, लेकिन हम सूर्य मंदिर को तोड़ देंगे। ये बात तुमको याद रखनी है। इसीलिए जो प्रतिहार थे वो डर जाते थे कि क्या पता इन लोगों का, ये लोग वास्तव में सूर्य मंदिर को ना तोड़ दें। तो अल मसूदी ने ये सब कुछ जो विवरण है वो दिया है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट बुक लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट राइटर इनके इतिहासकार की चर्चा करें तो वो थे अबे रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी, ठीक है। हम लोग जो हैं उनको अल बरूनी के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि इनका जो पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी, ठीक है। तो देखिए इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो थी अल उस्ताद की। कौन सी उपाधि धारण की थी, अल उस्ताद की उपाधि धारण की थी, विद्यासागर, ठीक है, और एक महत्वपूर्ण फादर ऑफ आइडियोलॉजी। तो ये इनकी उपाधियां हैं जो तुमको नोट डाउन भी करनी है और याद भी रखनी है। अल उस्ताद, विद्यासागर, फादर ऑफ आइडियोलॉजी, इनको उपाधियों में याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए नोट डाउन करना है। एक देखिए इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी उसको देखिए। इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है तहकीक-ए-हिंद। कौन सी पुस्तक है, तहकीक-ए-हिंद। अरबी भाषा में है, लेकिन हम इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो भारत की खोज। कौन सी पुस्तक, भारत की खोज। तो याद रखना है पुस्तक जो है तहकीक-ए-हिंद किस भाषा में लिखित है, किस भाषा में लिखित है, तो अरबी भाषा में लिखित है, ये तुमको याद रखना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है इसी के संबंध में वो ये है, इस पुस्तक को, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक को 11वीं शताब्दी के भारत का क्या कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है, ठीक है। 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। इसके बाद पहला मुसलमान, ठीक है, पहला मुसलमान था जिसने संस्कृत को सीखा। किसको सीखा था, संस्कृत को सीखने वाला ये क्या होता है, पहला मुसलमान होता है। इसके अलावा इसने क्या किया था, रामायण और महाभारत का भी क्या किया था, अध्ययन किया था। ये बात आपको याद रखनी है, रामायण और महाभारत का क्या किया था, अध्ययन किया था। इसके साथ साथ इसने पुराणों का भी क्या किया, अध्ययन किया। आगे देखिए इन्होंने क्या है 180 पुस्तकें लिखी। कितनी पुस्तकें लिखी थी, 180। काफ़ी ज़्यादा होती हैं 180 पुस्तकें लिखना। आप लोग सोचिए एक पुस्तक लिखने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। एक पुस्तक एक वर्ष में भी संपूर्ण नहीं हो पाती, पूरी नहीं हो पाती। उनमें से वर्तमान में केवल कितनी पुस्तकें ही उपलब्ध हैं या मिल पाती हैं, तो उनकी संख्या है 40, ठीक है। तो इन्होंने टोटल जो 180 पुस्तकें लिखी थी उनमें से 40 ही उपलब्ध हैं, बाकी की 140 जो हैं वो किन्हीं ना किन्हीं कारणों से लुप्त हो गई, खो गई, गुम गई, ठीक है। तो ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी के बारे में संक्षिप्त जानकारी थी, और इनकी जो पुस्तक है वो भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तहकीक-ए-हिंद पूछा जा सकता है एग्जाम में कि तहकीक-ए-हिंद जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखित है, या ये भी पूछा जा सकता है 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण किस पुस्तक को बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्ट हैं आपको नोट डाउन करने हैं और लिखनी भी हैं। अब देखिए अगले राइटर के बारे में बात करते हैं कि अगले राइटर कौन थे। आगे देखिए हम प्रमुख इतिहासकार मार्को पोलो के बारे में पढ़ते हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। देखिए इनको जो है वो मध्यकालीन यात्रियों का क्या कहा जाता है, राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मार्को पोलो को कहा जाता है। इन्होंने जो लिखा था इलामिली ऑन, ठीक है, इनका जो यात्रा का विवरण था इलामिली ऑन, कहाँ के थे ये? इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के थे। और इनकी जो यात्रा का टाइम है, इनका जो यात्रा का समय है वो है 1192 से लेके 1193 के मध्य में, ठीक है। 1192 से लेके 1193 के मध्य में इनके यात्रा का समय होता है। आगे देखिए, प्रथम यूरोपीय यात्री होते हैं, ठीक है, प्रथम यूरोपीय यात्री होते हैं जो सिल्क रोड से भारत आए थे। सीधे रोड से के द्वारा भारत आते हैं, सिल्क रोड से भारत आते हैं, और ऐसे आने वाले क्या होते हैं? प्रथम यूरोपीय यात्री। केवल यूरोपीय यात्री की बात हो रही है, ठीक है, और किसी भी ना चाइना के या किसी और देश के यात्री की बात नहीं हो रही। केवल जो यूरोपीय यात्री थे उनके बारे में बात बोली गई है, सिल्क रोड से आने वाले। इन्होंने अपने विवरण में लिखा है, अपनी ग्रंथ जो पुस्तक थी उसमें लिखा है कि भारतीय अपना बहुत सा पैसा, ठीक है, जो भारतीय हैं वो अपना बहुत सा पैसा किस में लगा देते हैं? तो वो जो घोड़े थे, ठीक है, जो घोड़े थे तो घोड़ों को खरीदने में अपना बहुत सा पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं। तो ये इन्होंने लिखा है। इसके बाद और क्या बताया है इन्होंने बताया है कि यहाँ का जो राजा होता है, ठीक है, यहाँ का जो राजा होता है वो जितना सोना चांदी, ठीक है, जितना सोना चांदी धारण करता है, आभूषण पहनता है। आप लोगों ने देखा होगा प्राचीन काल में, या फिर आपने किसी वीडियो में रामायण महाभारत युद्ध जो होते थे प्राचीन, उनका जो राजा होते थे, बहुत सारे मंत्री होते थे, वो कितना सोना चांदी धारण करते थे, पूरा मुकुट सोने का होता था। उनकी गले में बहुत सारी मालाएं डली होती थी, हाथों तक सोना पहनते थे, उंगलियों में पूरा सोना भरा रहता था, ठीक है। और बहुत सारे तो राजा ऐसे थे उनका जो सिंहासन था वो भी सोने का होता था, तो पूरा जो होता था वो मुकुट भी सोने का होता था। इतना सोना वो लोग धारण करते थे कि बताते हैं इतना सोना चांदी धारण करते थे कि यह एक नगर की लूट से भी ज्यादा था। सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी नगर पर आक्रमण किया जाए और उस नगर से आक्रमण के बाद जो लूट की राशि मिले उससे भी ज्यादा मात्रा में सोना चांदी जो है वो धारण एक राजा करता था। तो ये सारी बातें जो हैं किसके द्वारा कही गई हैं? मार्को पोलो के द्वारा कही गई हैं। इन्होंने और भी कई महत्वपूर्ण बातें कही, जैसे इन्होंने कहा था कि हमारा जो देश है वो जो घोड़े हैं वो पैदा नहीं करता, और हमारा जो राजा है वो जितना हमारी आय होती है उतने के घोड़े खरीद लेता है, ठीक है, इतने के क्या खरीद लेता है? घोड़े खरीद लेता है। यानी कि 2000 से भी ज्यादा जो घोड़े हैं वो वार्षिक यानी कि प्रति वर्ष खरीदे जाते हैं। इसके बाद बताता है कि जो खरीदे हुए घोड़े थे उनमें से 100 घोड़े भी जीवित नहीं बच पाते। अब वो पर्यावरण का असर हो सकता है, खाने पीने का असर हो सकता है, तो वो बताता है कि हमारे यहाँ पर पशुओं के लिए कोई भी चिकित्सालय नहीं है। ये सारी बातें वो अपने विवरण में बताता है, जानकारी देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो अपने विवरण में देता है। दोबारा से इसका देखिए रिवीजन। मार्को पोलो जो होता है उसको मध्यकालीन यात्रियों का क्या बताया गया है? राजकुमार बताया गया है, ठीक है। इन्होंने लिखा था उसको, जो कि पुस्तक लिखी, इसको बोलते हैं इलामिली ऑन, ठीक है। ये इटली के निवासी थे, इटली से आए थे। इनका जो यात्रा का समय है वो 1292 से लेके 1293 के मध्य में है। प्रथम यूरोपीय थे जो कि सिल्क रोड से भारत आए थे। इसके अलावा इन्होंने 2 थ्योरियां दी हैं। वो कौन कौन सी हैं? कि भारतीय अपना बहुत सारा पैसा किस पर इन्वेस्ट कर देते हैं? घोड़ों पर इन्वेस्ट कर देते हैं। और क्या कहा था? यहाँ का जो राजा है
वह इतना सोना चांदी आभूषण धारण करता है कि वो एक नगर की लूट से भी क्या है, ज्यादा है। तो ये सारी बातें इन्होंने अपने विवरण में कही थी, आप लोगों को याद रखना है। आगे देखिए, इसमें हम अब आगे जाते हैं स्रोतों के बारे में। तो अब बात करेंगे पुरातत्व के बारे में। पुरातत्व का पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। और इसमें जो सारी चीजें हैं वो आपकी जानी पहचानी हैं और आप लोगों से परिचित हो। जैसे कि सबसे पहले बात करें हम अभिलेख के बारे में। अभिलेख हुआ, शिलालेख हुआ, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कोई शिला है, उस पर कोई विवरण लिखा हुआ है, ठीक है, कोई विवरण लिखा हुआ है, कोई स्तंभ है, उस पर कोई विवरण लिखा हुआ है प्राचीन काल के संदर्भ में, ठीक है। इसके अलावा कोई बड़ी दीवार है, उस पर कोई विवरण लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें किसके संदर्भ में आती हैं? अभिलेख के संदर्भ में आती हैं, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण रहा है भारतीय इतिहास में। अभिलेख जो है वो भारतीय इतिहास की बारे में बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ जानकारी देते हैं। अभिलेखों को देखिए, अभिलेखों को यानी कि आप लोग जब अभिलेखों का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एपिग्राफी। क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोला जाता है। आपको नोट डाउन क्या करना है? पुरातत्व या पुरातात्विक चीजों के अध्ययन को एपिग्राफी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपिग्राफी बोला जाता है। किसको? पुरातत्व के अध्ययन को एपिग्राफी बोला जाता है। तो अभिलेख मैंने तुमको बताया है कि कोई भी पत्थर हो, कोई भी शिलालेख हो, कोई भी चट्टान हो, कोई भी ऐसी चीज हो, कोई दीवार हो, मंदिर की दीवार हो सकती है, किसी मकान की दीवार हो सकती है, तो प्राचीन काल में इनके ऊपर क्या किया जाता था? उल्लेख किया जाता था। तो ये सारी चीजें किसकी अंतर्गत आती हैं? अभिलेख के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ताम्रलेख। ताम्रलेख से मतलब क्या होता है? कोई तांबे का पत्र है, होता था ना पहले प्राचीन काल में, तांबे का एक पट्टा सा होता था, उस पर सारा विवरण जो है वो लिख दिया जाता था। तो वो सारी चीजें ताम्रलेख की श्रेणी में आ जाती है। कोई तांबे का कोई पत्र, तांबे का ऐसी कोई चीज है और उस पर कोई विवरण लिख दिया तो वो किसकी श्रेणी में आ जाएगा? ताम्रलेख की श्रेणी में आ जाएगा। उसके बाद आती हैं प्रशस्तियां। प्रशस्तियां का सीधा सा मतलब होता है प्रशंसा पत्र, यानी कि किसी भी इतिहासकार ने किसी भी शासक के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख दी, उसकी प्रशंसा कर दी, तो वो प्रशस्तियों की श्रेणी में आती हैं। अब देखिए सिक्के, आप लोगों को मालूम है और भली भांति वाकिफ हो, सिक्के प्रत्येक राजा और प्रत्येक शासक के समय इनको क्या है, सुचारू रूप से चलाया जाता था। इनका विवरण होता था। जैसे आज आप सिक्के इस्तेमाल करते हो ना, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, ऐसे ही उस समय भी सिक्के चला करते थे। और जब वो सिक्के जो हैं वो आपको कहीं भी किसी भी जगह दबे मिल जाते हैं। कई बार होता है कि खुदाई के अंतर्गत सिक्के मिल जाते हैं, जैसे भवन पर कहीं पर अभिलेख दबा मिल गया, कहीं पर ताम्र लेख दबा मिल गया, कहीं पर सिक्के दबे मिल गए, तो उन सिक्कों को निकाला जाता है। उन सिक्कों को निकालने के बाद उनको क्या होता है, पुरातत्व विभाग की टीम के पास भेजा जाता है। पुरातत्व विभाग जो होता है उन सिक्कों का क्या करता है, अध्ययन करता है, उन सिक्कों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और बताता है कि ये जो सिक्के थे वो किस शासक के थे, किस शासक के समय के थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है एक इतिहासकार करता है और उससे उस समय के साक्ष्य निकालने का क्या करता है, प्रयास करता है, ठीक है। तो सिक्के हो गए। अब देखिए वर्तमान क्या होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, काफी अपने घरों में रहे होंगे, ठीक है, इस प्रकार के, ठीक है। तो मिट्टी के बने हुए होते हैं, इन पर कभी कभी रंग भी होता है, कोई लाल होता है, ठीक है, धारियां भी कड़ी होती हैं, काली धारियां, लाल धारियां,
तो ऐसे भी क्या है, इनके उल्लेख प्राचीन काल में मिलते रहे हैं। जमीनों की खुदाई में इन लोगों का, इन चीज़ों का मिलना भारतीय इतिहास के संदर्भ में बहुत कुछ जानकारियाँ उपलब्ध करवाता है। तो अभिलेख, ताम्रलेख, प्रशस्तियाँ, सिक्के, मृतभांड आदि भी क्या है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में जानकारी जो है वो उपलब्ध करवाते हैं। देखिए जैसे कि इनको उदाहरण ले लेते हैं, खारवेल का। ठीक है, तो खारवेल का हाथी गुहाव लेख जो है ये क्या है, ताम्र लिपि का उदाहरण है। किसका, किसका उदाहरण है ये, तो खारवेल का हाथी गुहाव लेख किसका उदाहरण है, तो ये ताम्र लिपि का उदाहरण है। ठीक है, याद रखना है किसका, खारवेल का हाथी गुहाव लेख जो है वो किसका उदाहरण है, ताम्र लिपि का उदाहरण है। और ये किस भाषा में लिखित है, तो ये प्राकृतिक भाषा में लिखित है। याद रखना है किस भाषा में लिखित है, तो प्राकृतिक भाषा में लिखित है और ताम्र लिपि का एक अच्छा उदाहरण है। आगे देखिए, नासिक दुआ, नासिक गुहाव लेख। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा उदाहरण है इसका, ताम्र लिपि का। तो ये दो महत्वपूर्ण उदाहरण आपको बताए हैं किसके, ताम्र लिपि के। इसके बाद कई और हैं, जूनागढ़ प्रशस्ति है, देखिए पुलकेशन द्वितीय का अभिलेख देखिए, कौन सा अभिलेख देखिए, एहोल अभिलेख देखिए। ठीक है, ठीक है, तो पुलकेशन द्वितीय का अभिलेख है, कौन सा है, क्या नाम है उसका, तो एहोल अभिलेख है। तो ये किसके संबंध में जानकारी देता है, किसके संबंध में जानकारी देता है, तो इनकी पूरे शासन प्रबंध के बारे में इससे क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और कहाँ से ये प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है कर्नाटक से। ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटक में कहाँ से प्राप्त होता है, तो बीजापुर, और बीजापुर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक। तो ये यहाँ से क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके जो राइटर थे, राइटर कौन थे, इसके जो राइटर थे, इसके जो लेखक थे वो थे रवि कीर्ति। क्या थे, कौन थे इसके राइटर, रवि कीर्ति थे। तो याद रखना है पुलकेशन द्वितीय का अभिलेख, कौन सा अभिलेख, एहोल अभिलेख, कहाँ पर मिला, किस जगह मिला, बीजापुर कर्नाटक की मंदिर है, उसकी पश्चिमी दीवार पर ये क्या है, उत्कीर्ण है। और इसके जो लेखक थे वो कौन थे, तो वो थे रवि कीर्ति। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।